गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमारा चैप्टर है, बेसिकली इस चैप्टर का जो वेटेज है सीबीएसई में वो है 8 मार्क्स का। और जो पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की जो बुक है उसका वेटेज है 20 मार्क्स का। यानी कि 20 में 8 मार्क्स का जो वेटेज है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का वेटेज है। तो इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट जो चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो टॉपिक है उसका मीनिंग क्या है, ये किस तरीके से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट पढ़े थे ये उससे अलग क्यों है, क्या उससे ये कुछ अलग बताता है। और अगर ये सब कुछ उसी के ऊपर बेस्ड है तो फिर हम क्यों ना वहीं से सारी चीजों को समझ लेते। तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट का यहाँ मतलब है कि कैश का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम्स में कौन कौन से आइटम्स को कैश के इक्विवेलेंट माना गया है, वो सारे आइटम्स को हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में रीड आउट करेंगे। उनका पूरा हम 5 to 6 जो आइटम्स हैं उनकी हम पूरी लिस्टिंग करेंगे। अब बात आती है फ्लो। फ्लो का मतलब क्या होता है? फ्लो का मतलब होता है कि कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, और इनफ्लो और आउटफ्लो का अगर हम नेट कर लें तो हम ये जान लेंगे कि कितना चेंज हुआ। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इनफ्लो का मतलब यहां पर है कम्स इन और आउटफ्लो का मतलब है यहां पर गोज आउट। यानी कि किन किन आइटम्स की वजह से हमारे पास कैश आएगा वो सब आएंगे इनफ्लो में, और किन किन आइटम्स की वजह से कैश हमारे पास से जाएगा वो सब आएंगे हमारे पास में कहां पर? आउटफ्लो में, गोज आउट में। तो हम इनफ्लो और आउटफ्लो की कहानी समझेंगे। अब हम बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसमें हम फॉर्मेट के माध्यम से, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है उसके माध्यम से हम कैलकुलेशंस करेंगे। किस चीज की कैलकुलेशंस करेंगे? तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इसके फॉर्मेट को अगर मैं कहूं तो मैंने इसके फॉर्मेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और वो 3 पार्ट्स हम लेके चलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन सी चीजें आएंगी, कौन सी चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगी, और कौन सी चीजें हमारे पास में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगी। उन सारी चीजों का कैलकुलेशन करने के बाद में जो नेट चेंज का आंसर आएगा, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, इन तीनों चीजों को प्लस माइनस करने के बाद नेट चेंज इन कैश हमारे पास आएगा। वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, वो इनफ्लो भी हो सकता है, वो आउटफ्लो भी हो सकता है। और उसमें हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो आइटम्स होंगे, जो मैंने आपसे कहा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो सारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम्स का हम ओपनिंग यहाँ पर ऐड करेंगे। और ओपनिंग ऐड करने के बाद में जो हमारे पास में आंसर निकल के आएगा वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के आइटम्स के इक्वल होना चाहिए। अगर वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के आइटम्स के इक्वल आ जाता है, इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो सही है। मतलब एक तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर हम आंसर को क्वेश्चन से ही मैच कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम्स जो हमारे पास में दिए होंगे क्लोजिंग वाले, और वो और यहाँ अगर हम देख लेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। यानी कि इस तरीके से हम आंसर को भी मैच कर सकते हैं। मतलब इसमें आंसर जो है वो मैच करना है वो हमारे लिए आसान है। अब हम बात ये करें कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट की हम बात करेंगे, यानी कि हम बात करेंगे किसकी? चेंज की, ओनली चेंज इन कैश। यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम केवल कैश आइटम्स को कंसीडर करेंगे। मतलब ये कि जो नॉन कैश आइटम्स होंगे, जो नॉन कैश आइटम्स होंगे उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर वो कंसीडर कर लिए गए हैं तो फिर हमें उनका इम्पैक्ट देना होगा।
वो कौन से आइटम्स होंगे वो हम इसी क्लास में कंसीडर कर लेंगे। यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की जो हमने बात की, तो मैंने आपसे कहा कैश और मैंने आपसे कहा नॉन कैश। कैश में क्या चीजें हैं वो हमें पता है, नॉन कैश में क्या है वो हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 जो है वो ये कहता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप बनाएंगे तो कौन से मेथड से बनाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास में दो मेथड है यहाँ पर, एक है इनडायरेक्ट और एक है डायरेक्ट। तो AS3 जो है वो इनडायरेक्ट मेथड के लिए बोलता है कि आप इनडायरेक्ट मेथड को ही फॉलो करेंगे। और CBSE के स्टूडेंट्स ये बात समझ लें कि उनके यहाँ पर AS3 के बेसिस पे ही चला जाएगा और वो AS3 के बेसिस पे इनडायरेक्ट मेथड को ही फॉलो करेंगे। बट MP बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होंगे वो AS3 के बेसिस पे इनडायरेक्ट मेथड को भी फॉलो करेंगे और उनके यहाँ पर डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैं MP बोर्ड के लिए फिर एक अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं आपको डायरेक्ट मेथड भी सिखा दूंगा। अब बात आती है हमारे पास में इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, जो मैंने आपको बताया कि AS3 यहाँ एप्लीकेबल होता है, यहाँ पर AS3 एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये बेसिकली बात हो जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की ओवरऑल छोटी सी सिंपल सी, ताकि आप इस चैप्टर को समझ सकें। अब हम बात करेंगे इसी चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम बात करेंगे किसकी कि हमारे पास में कैश और नॉन कैश, जो मैंने आपसे कहा। तो बेसिकली अगर मैं यहीं पर ले लूं कैश और नॉन कैश को, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये चैप्टर आपने 11th क्लास में पढ़ा था और यहां पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने कैश आइटम्स भी देखे थे और हमने नॉन कैश आइटम्स भी कंसीडर किए थे। कैश आइटम्स की बात कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने सैलरी पे कर दी, सैलरी पेड, तो ये मेरे लिए कैश आइटम्स हो गया। अगर मैं बात कर दूं कि मैंने डेप्रीशिएशन ले लिया, तो डेप्रीशिएशन का मतलब होता है हमारे पास में कि ये नॉन कैश है। जब हम किसी भी एसेट्स के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं उस समय हमारी जेब से पैसे नहीं जाते। जब हम उस कॉमोडिटी को, जब हम उस एसेट्स को परचेज करते हैं तब हम पे ऑफ करते हैं। बट ईयर के एंड पर हमें ये जानना है कि हमारी कॉस्टिंग कितनी आई, इसलिए उससे रिलीवेंट जो भी एक्सपेंसेस होते हैं चाहे वो नॉन कैश ही क्यों न हो हम उनको भी कंसीडर कर लेते हैं। तो डेप्रीशिएशन जो है वो नॉन कैश आइटम्स बन जाता है, क्योंकि जब डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं तो हमारी जेब से कैश नहीं जाता। हम केवल एसेट की वैल्यू को रियलाइज करते हैं कि अब ये जो 1 लाख रुपीस की थी, अगर हमने 10% का डेप चार्ज किया है तो ये हमारे पास में 90 की रिमेनिंग बच रही है। यानी कि 10,000 का जो डेप्रीशिएशन चार्ज किया उसे उठा करके हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे और हमारा प्रॉफिट वहां पर कम हो जाता था। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप बताइए, जब हमने डेप्रीशिएशन चार्ज किया और हमने उसे उठा करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया, हमारे पास प्रॉफिट आ गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि वो 10,000 डेप्रीशिएशन आपने एक्सपेंसेस ट्रीट किया, क्या उसकी वजह से कैश गया या नहीं गया? तो अगर 11th क्लास में आपने इस चीज को अच्छे से रीड आउट किया होगा तो आपको बताया गया होगा कि 10,000 का जो डेप है उसकी वजह से कैश आपके यहां से नहीं गया। और जबकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका मतलब कैश नहीं गया। कैश नहीं गया लेकिन प्रॉफिट हमने कम कर लिया, इसीलिए हमें उस प्रॉफिट को बढ़ाना होगा और इसीलिए हम डेप्रीशिएशन को कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसको ऐड ऑन कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर के।
कौन से आइटम कहाँ जाएंगे, वो सब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो हम बेसिक सी ये बात समझ लें कि कैश आइटम, नॉन कैश आइटम, बच्चों को लगता है कि जो नॉन कैश आइटम है वो तो सर ने मना कर दिया, वो तो आने ही नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा है कि वो नहीं आने, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम केवल कैश आइटम्स को ही कंसीडर करते हैं, लेकिन नॉन कैश आइटम्स जो ऑलरेडी कंसीडर हो गए हैं तो हमें उनका एडजस्टमेंट करना होगा। और डेप्रिसिएशन हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है तो हमें वहां एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो एक आइटम मैंने आपको बता दिया डेप्रिसिएशन का। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड आइटम की बात करूं तो सेकंड आइटम है मेरे पास में गुडविल रिटन ऑफ। जब गुडविल रिटन ऑफ होती है तो आप इसको एक तरीके से अमोर्टाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन आपने कहाँ पढ़ा था? अमोर्टाइजेशन भी आपने 11th क्लास में डेप्रिसिएशन में पढ़ा था। तो ये भी डेप की तरह होता है। तो ये जो अमोर्टाइजेशन की वजह से जो भी गुडविल आपने राइट ऑफ की है, सपोज कर लीजिएगा कि अगर 10,000 की गुडविल है और अगर आपने इसमें से 20% राइट ऑफ कर दिया यानी कि 2,000 अगर आपने राइट ऑफ किया है तो 2,000 जो आपने राइट ऑफ किया है उस 2,000 को भी आपने ट्रांसफर कर दिया होगा। कहां पर ट्रांसफर कर दिया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब 2,000 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिया होगा तो जो आपका प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आपका 2,000 से रिड्यूस हो जाएगा। प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा? 2,000 से रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर ये प्रॉफिट आपने रिड्यूस कर दिया है और ये आपका नॉन कैश आइटम है तो हमें इसको भी कंसीडर करना होगा। तो ये मैंने आपको समझाए हैं कैश आइटम और नॉन कैश आइटम, ताकि आप ये समझ सकें कि नॉन कैश आइटम्स की हमें एडजस्टमेंट करने होंगे। तो इस तरीके से हमारा ये बेसिक फुलफिल हो जाता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली क्या क्या चलने वाला है। ठीक है, अब मैं इसमें 2-3 चीजें और मैं आपको बता दूं कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्रूअल कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता है, एक्रूअल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। एक्रूअल प्रिंसिपल जो आपने पढ़ा था वो एक्रूअल प्रिंसिपल आपने ये पढ़ा था कि अगर कोई पे ऑफ नहीं किया है तो भी हम उसको कंसीडर कर लेंगे, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट कहता है जब तक आपकी जेब से कैश ना जाए तब तक हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्योंकि 11th क्लास में आपने कैश बेसिस प्रिंसिपल भी पढ़ा था, कैश बेसिस अकाउंटिंग भी पढ़ी थी, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग भी पढ़ी थी। या एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉलो नहीं करता है, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा वहां पर एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग को फॉलो किया जाता है। इसलिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम पढ़ रहे हैं, इसलिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगी। क्योंकि यहाँ बेसिकली मोटिव जो हमारा है वो क्या है? केवल ये जानना कैश में कितना चेंज हुआ। अब मैं ये बात करूं कि हम ये क्यों जानना चाहते हैं, हम ये क्यों जानना चाहते हैं कि कैश में कितना चेंज हुआ। हम इसलिए जानना चाहते हैं कैश में कितना चेंज हुआ क्योंकि अगर हमने प्रॉफिट देखा कि हमारे पास में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, लेकिन रियल में